Welcome to Exam Lesson YouTube channel once again। आज हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। सबसे पहले देखेंगे कि प्रकृति भाव संधि किसे कहते हैं। ये स्वर संधि का एक भाग माना जाता है प्रकृति भाव संधि। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति भाव संधि। तो चलिए देखते हैं प्रकृति भाव संधि। कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त होने पर भी कोई लोप, आगम, वर्ण विकार या आदेश नहीं होता, यही प्रकृति भाव संधि है। देखिए क्या होता है कि कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त होने पर भी क्या होता है, वहां पर ना कोई लोप, आगम, वर्ण विकार उसमें नहीं होता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, तो उसे कहते हैं प्रकृति भाव संधि। यहां नीचे देखिए कि प्रकृति भाव संधि सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। जो प्रकृति भाव संधि है वो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है देखिए। सबसे पहले प्लुत प्रकृति भाव, प्रगृहीय प्रकृति भाव और सामान्य प्रकृति भाव। तो ये प्रकृति भाव संधि के भेद हैं, ये 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले प्लुत प्रकृति भाव किसे कहते हैं। देवनागरी लिपि में प्लुत को बताने के लिए उस स्वर के आगे 3 का चिन्ह बना दिया जाता है। देखिए हम कभी कोई शब्द देखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं ओम, तो उसके आगे ये चिन्ह मिलता है, ये चिन्ह, इसी को बोलते हैं, इसी के ये होता है प्लुत का चिन्ह। ये प्लुत का चिन्ह है। प्लुत के चिन्ह से तात्पर्य क्या है, कोई जब स्वर हम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक ह्रस्व होता है जिसमें थोड़ा सा कम समय लगता है बिल्कुल बोलने में, जैसे अ। दीर्घ होता है, ह्रस्व से दुगुना समय लगेगा, आ। और जब प्लुत स्वर होता है तो उसमें इससे भी ज़्यादा समय लगता है और इसको हम बोलते हैं ओम, अर्थात थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये क्या बोला है कि प्लुत को बताने के लिए उस स्वर के आगे 3, ये जो 3 जैसा जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह बना दिया जाता है। अब ये कहां पर प्रयुक्त होता है, दूर से बुलाने तथा प्रत्यभिवादन में वाक्य के अंतिम पद की टी प्लुत हो जाती है। किसी को दूर से बुलाते हैं या फिर अभिवादन के प्रत्यभिवादन, किसी का अभिवादन करते समय हम क्या करते हैं, जो अंतिम भाग जो टी, पीछे हमने संधियों में पढ़ा था टी, जैसे मैंने बताया था कि मनस में अस शब्द टी है। क्यों है, कोई भी स्वर है यहां इसमें अस टी है, कोई भी स्वर है, मतलब अंतिम स्वर या तो अंतिम स्वर या फिर अंतिम स्वर के आगे कोई व्यंजन है, तो वो पूरा समुदाय जो है वो टी माना जाएगा। जैसे मनस में अस टी माना जाता है क्योंकि स हलंत है, आधा है, इसमें स्वर नहीं है। न में ए स्वर है, तो हम बात करेंगे अंतिम स्वर। अंतिम स्वर न में ए हो गया, उसके बाद व्यंजन बच गया स, तो ये क्या हो गया, टी हो गया। तो ये क्या करता है, पद की टी प्लुत हो जाती है, जो अंतिम जो टी होती है वो प्लुत हो जाती है। उदाहरण देखिए, एहि कृष्ण अत्र गोस चरति, यहां पर रह होगा, इसमें चरति। एहि कृष्ण अत्र गोस चरति, यहां पर कृष्ण जो शब्द है उसके बाद और अत्र के बीच में प्लुत चिन्ह लगा दिया। कोई दूर गया हुआ है और उसको हम बुला रहे हैं कि अरे कृष्ण। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं ना, तो उसमें हम प्रकृति भाव शब्द का, प्रकृति भाव संधि का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, यहां बता रहे हैं कि यहां कृष्ण प्लस अत्र में सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, क्योंकि ए और ए जो सवर्ण दीर्घ संधि थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो 2 मतलब स्वर एक जैसे अगर मिल रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसमें दीर्घ संधि हो जाती है। ए या आ के बाद अगर ए या आ आता है तो उसमें दीर्घ संधि होगी। तो यहां पर सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त थी, किंतु प्लुत होने के कारण प्रकृति भाव हो गया। आगच्छ राम अत्रास्ति सीता, तो यहां पर भी क्या बोला है कि आगच्छ राम अत्रास्ति सीता, कि हे राम आप कहां गए हैं, यहां ये सीता तो यहां पर है। तो यहां पर भी क्या हो गया, प्रकृति भाव संधि हो गई। ये तो था प्लुत प्रगृहीय प्रकृति भाव, प्लुत प्रकृति भाव संधि। अगला देखिए,
प्रगृहीय प्रकृति भाव संधि। प्रगृहीय एक संज्ञा है, इसके आगे भी स्वर रहने पर प्रकृति भाव ही होता है। ये एक संज्ञा है और इसके आगे अगर स्वर आ रहा है तो उसमें भी प्रकृति भाव संधि होती है। कैसे होता है ये देखिए। जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, मान लीजिए आप कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें प्रकृति भाव संधि इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको आरपीएससी से संबंधित एग्जाम देते हैं तो उसमें यह निश्चित बता दिया जाता है कि इस सूत्र से, प्रकृति भाव संधि से ये जो सूत्र हैं इनसे हम प्रश्न पूछेंगे। तो आरपीएससी में ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहीयम, इस सूत्र को गिना जाता है, मतलब इस सिलेबस में जो सूत्र दिए जाते हैं तो वो सूत्र ये होता है उसमें। तो देखिए इसमें देखते हैं, इसमें सूत्र क्या कहता है। सूत्र है ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहीयम। द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत व एकारांत पदों को प्रगृह्य कहा जाता है। यहां हमने पढ़ा था कि प्रगृह्य एक संज्ञा है। अब क्या होती है प्रगृह्य संज्ञा, किन शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है वो आप यहां पर देखिए कि द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत कोमा दीर्घ उकारांत व एकारांत, अगर एकारांत पदों को प्रगृह्य कहा जाता है। ये जो शब्द हैं इन शब्दों से मिले हुए, मतलब जिसके अंत में ये शब्द आते हैं तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। देखिए उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। इस प्रगृह्य के रहने पर अच संधि के प्राप्त होने पर भी प्रकृति भाव ही होता है। यहां पर अगर ये प्रगृह्य शब्द आ रहे हैं, प्रगृह्य संज्ञक शब्द आ रहे हैं और अच संधि अगर हो रही है तो हम उसमें अच संधि नहीं करेंगे, उसमें प्रकृति भाव संधि ही करेंगे। हरि प्लस एतो, ये जो हरि शब्द है दीर्घ इकारांत शब्द है। प्लस एतो, यहां पर क्या है, यहां यण संधि प्राप्त थी लेकिन हरि के प्रगृह्य होने के कारण प्रकृति भाव हुआ है। यण संधि हमने पढ़ी थी, तो यण संधि के अनुसार यहां पर, नियम के अनुसार यहां पर यण संधि प्राप्त थी, लेकिन हरि शब्द के दीर्घ इकारांत अर्थात प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण हम यहां पर प्रकृति भाव संधि करेंगे, ना कि यण संधि। तो देखिए इसमें कैसे, दोबारा परिभाषा देखिए एक बार आप इसकी। ये क्या कहता है, प्रगृह्य एक संज्ञा, इसके आगे भी स्वर रहने पर प्रकृति भाव ही होता है। और जो प्रकृति भाव संधि है उसमें चेंज नहीं होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर हरि प्लस एतो ये ऐसे ही रहेगा। अगला है विष्णु प्लस इमऊ, वही बात है, दीर्घ उकारांत शब्द है, प्लस इमऊ है बाद में। इमऊ बाद में शब्द कैसे भी आए, हमें क्या करना है, यही देखना है कि पहले वाला जो पद है उसमें दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द हो और उसके बाद में स्वर आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें प्रकृति भाव संधि ही करेंगे, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लोप आगम वर्ण विकार उनमें नहीं होगा, यथास्थिति रहेंगे वो। गंगे प्लस अमु काफी बार पूछे जाते हैं ये उदाहरण। पचेते प्लस इमऊ, पुस्तकें आनय, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये हो गई प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि में ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र के उदाहरण हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी हैं। अगला देखिए, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, पद के अंत में स्थित इक अर्थात ई उ री ली के आगे असवर्ण अच के रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। क्या कहता है, विकल्प से। विकल्प से का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर विकल्प से मतलब आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो ना करें, उसमें गलत नहीं होगा। दोनों स्थिति अर्थात हमें ऑप्शन मिलता है। एक दीर्घ है तो वह ह्रस्व भी हो जाएगा, प्रकृति भाव के अभाव में यथा प्राप्त यण संधि कार्य भी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, अगर प्रकृति भाव आप नहीं करना चाहते तो वहां पर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यण संधि भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लें इसको।
पद के अंत में स्थित एक ई उ री ली के आगे असवर्ण अच के रहने पर, असवर्ण अच के रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। एक दीर्घ है, अगर अर्थात ये जो शब्द अगर दीर्घ हैं तो उनको ह्रस्व भी कर देंगे। प्रकृति भाव के अभाव में अगर आप नहीं करना चाहें तो वहां पर यण संधि भी हो जाएगी। उदाहरण देखिए, नदी प्लस अस्थि, यहाँ पे क्या है, ई शब्द है वो दीर्घ है। हमने देखा था कि ई उ री ली एक जो शब्द है वो आए और आगे असवर्ण अर्थात असमान स्वर आए तो हम क्या करेंगे, उसको प्रकृति भाव कर देंगे। दीर्घ है तो उसको ह्रस्व भी करेंगे। नदी प्लस अस्थि में क्या बनेगा, दो स्थिति बनेगी, नदी अस्थि प्रकृति भाव हो गया। लेकिन बोला है कि विकल्प से, अर्थात आपके ऊपर निर्भर है कि आप करना चाहें या नहीं। नद्यस्थि यण संधि करना चाहे तो ये भी बन जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। योगी प्लस आगच्छति, एच टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। योगी प्लस आगच्छति और इसमें स्थिति ऑप्शन जो दिया हुआ था उसका दिया हुआ था सही बनेगा, योगी आगच्छति या फिर योगी आगच्छति, ये भी दे दिया। अब सामान्य तौर पर अगर देखते हैं तो योगी आगच्छति शब्द सही मान लेते हैं, लेकिन नहीं, प्रकृति भाव संधि हुई। सूत्र कौन सा है, इको असवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वस्य सूत्र है। और स्थिति क्या बनी, योगी प्लस आगच्छति को दीर्घ है उसको ह्रस्व भी करेंगे, ये हो गया। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, योगी आगच्छति हो गया। लेकिन अगर यण संधि करनी है, अगर आप प्रकृति भाव नहीं करना चाहते हैं तो उसमें योगागच्छति भी हो जाएगा। योग्यागच्छति क्योंकि ए इसमें मिल गया, ई को यह हो गया। दधि प्लस आने, इसी तरह से दधि आने या फिर दध्यानय, ठीक है। तो ये हो गई प्रकृति भाव संधि का, यहां पर ये हो गया। आगे देखिए, अगला है सामान्य प्रकृति भाव संधि। तीन प्रकार से, प्लुत प्रकृति भाव, प्रगृहीय प्रकृति भाव और सामान्य प्रकृति भाव। तो जो तीसरी स्थिति है वो है सामान्य प्रकृति भाव। अब इसमें क्या होता है देखिए, रित्यक है, सूत्र है रित्यक है, रीति प्लस अक है। यहां इसी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पद के अंत में स्थित अक, अक से तात्पर्य ए ई उ री ली के आगे ह्रस्व ऋकार के रहने पर, ये बोल रहा है अक ए ई उ री ली, रीति अर्थात ह्रस्व री उसके अंत में हो। विकल्प से, यहां पर भी ऑप्शन दे दिया कि विकल्प से प्रकृति भाव होता है, ठीक है। विकल्प से बता रहा है यहां पर भी। पुनश्च, यहां पर दिया हुआ पुनश्च, यदि पदांत अक ए ई उ री ली दीर्घ हो तो इसको ह्रस्व भी हो जाता है। जो पहले हमने स्थिति पढ़ी थी उसमें था इक और यहां पर हो गया अक। यहां क्या बोलता है कि अक के बाद में ए ई उ री ली, ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है, इनके बाद में अगर क्या है ह्रस्व ऋकार, ह्रस्व री से शुरू होने वाला कोई शब्द है तो हम उसको विकल्प से प्रकृति भाव करेंगे। कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, विकल्प दिया हुआ हमें ऑप्शन है, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। तो यहाँ पर प्रकृति भाव होता है। पुनश्च फिर क्या होता है, जो पद के अंत में जो पहले वाला जो अक है अगर उसमें दीर्घ है तो हम उसको ह्रस्व भी कर देंगे। उदाहरण देखिए, ब्रह्मा प्लस ऋषि, क्या करेंगे हम, यहाँ पर दीर्घ है इसको ह्रस्व भी करेंगे, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। तो ब्रह्म ऋषि ही अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति भाव उसमें जरूरी नहीं हम परिवर्तन करें। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि लोप, ये आगम, वर्ण विकार इसमें नहीं होता, लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ जगह विकल्प दिया हुआ है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन गई, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ये हमारे पास स्थिति थी। देखिए ब्रह्मा प्लस ऋषि है, इसको ब्रह्म ऋषि ही भी कर सकते हैं या फिर हम इसको गुण भी कर सकते हैं और ब्रह्म ऋषि ही भी कर सकते हैं। सप्तऋषय है, सप्तऋषय सेम ऐसा भी रख सकते हैं, सही है, लेकिन गुण करके हम सप्तऋषय भी कर सकते हैं। पुरुष ऋषभ है और पुरुष ऋषभ भी कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे हो जाएगा।
महा प्लस ऋषि महर्षि ये भी सही है और महर्षि ये भी सही है, तो दोनों ही यहाँ पर ये सही है। आगे देखिए, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य ये हमने पहले पढ़ लिया, वो सामान्य प्रकृति भाव संधि का ही प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि का में हमने इस सूत्र को पढ़ा है, क्योंकि वहाँ ये इम्पोर्टेंट होने के कारण मैंने इसको वहाँ पर पढ़ा दिया था। तो सामान्यतः जो यहाँ पर पूछे जाते हैं सूत्र वो क्या होता है, एच टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य, यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, रित्य का सूत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक जो सूत्र था ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये हमने आगे यही है सेम, तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक सूत्र जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। एच टेट, सी टेट, कोई भी किसी भी स्टेट टेट की अगर आप बात करें, या फिर आरपीएससी, एचपीएससी, इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम है, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम, संस्कृत एग्जाम से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन 3 सूत्रों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम यहाँ पर संस्कृत से संबंधित वीडियो अपलोड करें, उसके बाद कोशिश करेंगे कि हिंदी व्याकरण से संबंधित संस्कृत यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाएंगे संस्कृत की, चाहे आप एच टेट, एचपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एग्जाम की, आरपीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड, या फिर एचपीएससी से रिलेटेड, और स्कूल लेवल की जो बुक्स हैं उनकी भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।